हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ से आगे यानी न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हुए आगे हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन एक अपने समझ लेते हैं जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग अच्छे तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम लोग इस बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बच्चों, यदि मान लीजिए कोई टू फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, एक की वैल्यू F1 है, F1 वेक्टर, और दूसरी वैल्यू है अपनी F2 वेक्टर। ये दोनों के बीच की जो एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2 इज इक्वल टू थीटा, देन व्हाट विल बी रिजल्टेंट। तो इसका परिणामी क्या होगा। अगर मान लीजिए इनका रिजल्टेंट ऐसे, यहाँ पर ये मान लीजिए F है और यहाँ से जो एंगल है वो मान लीजिए अल्फा बन रही है, तो जो F का बच्चों मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होगा, परिमाण होगा फोर्स का, वो क्या होगा बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से आप देख लिए कि रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ बच्चों, अगर एंगल डायरेक्शन यानी दिशा, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स है ये, परिणामी बल है। इसमें F की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा से डिनोट करते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इनके बीच की डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है वो कितनी डिग्री एंगल से है F1 के साथ, ही हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, इस बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चों अपना एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसे हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं। ABCD एक स्क्वायर है और प्रत्येक कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर पे बच्चों Q चार्ज सिचुएटेड है। यहाँ पे भी जैसे A पे भी Q है, B पे भी Q है, C पर भी Q है और D पर भी Q चार्ज सिचुएटेड है। क्योंकि यह एक स्क्वायर है बच्चों, वर्ग है, तो इसकी जो सारी साइड होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये भी ये होगा, ये भी अपना ये होगा, ये जो सारी साइड होंगी आपस में क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। अब ये कह रहा है कि किसी एक चार्ज पर आप नेट फोर्स बताइए, यानी फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन। आप एक वर्ग दे रखा है बच्चों, ABCD एक स्क्वायर है, इसके ईच कॉर्नर पे Q चार्जेस सिचुएटेड है। अब किसी एक कॉर्नर पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल फोर्स क्या होगा। जैसे जितना A पे होगा उतना ही B पे होगा, उतना ही C पे और D पे होगा। तो अब हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज B, ऑन चार्ज स्मॉल q एट B। मतलब स्मॉल q चार्ज पर जो बल है हम B पॉइंट पे निकालेंगे। B बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। C की वजह से बच्चों इस पर फोर्स लगेगा, A पर स्थित जो चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा और D पर जो Q चार्ज है इससे इस पर फोर्स लगेगा। तो जो C पे स्थित चार्ज स्मॉल q है, सिचुएटेड है, इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों डाउन साइड में लगेगा, इसकी वैल्यू होगी Fc
और जो ए पॉइंट पर क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो इसमें फोर्स लगेगा इस साइड में लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों एफ ए। और जो डी पॉइंट पे चार्ज है ये डायगोनल इससे मीट करा देंगे, मिला देंगे, और इससे आगे की ओर लगेगा वो होगा अपना एफ डी। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, जो एफ ए है और एफ बी है इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका ईच जो एंगल यहाँ पे होता है, जो टोटल एंगल होते हैं 90 के 4 एंगल होते हैं, टोटल 360 होता है, तो ये 90 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल के ही डायरेक्शन में होगा, इसी पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम एफ ए देख लेते हैं। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम से कूलम्ब के नियम से बच्चों एफ ए की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू क्या है, Q है, Q2 की वैल्यू भी क्या है बच्चों, Q है, और अपॉन में a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a है, तो ये हो जाएगी a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि FC की वैल्यू क्या होगी। FC की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, अब सेम देखिए यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है, बीच की डिस्टेंस ये भी a है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन a स्क्वायर। यानी Q इंटू Q को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q स्क्वायर लिख सकते हैं। Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम ये देखेंगे कि एफ ए और एफ सी का जो रिजल्टेंट है वो एफ डी के डायरेक्शन में होगा, तो इस रिजल्टेंट को एफ ए सी लिखते हैं। एफ ए सी क्या होगा, तो एफ ए सी के लिए बच्चों रिजल्टेंट फोर्स है, तो अभी आप थोड़ी देर पहले ही देखे थे रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इनके बीच का एंगल 90 है, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी, और एफ ए और एफ सी के बीच का एंगल क्या है 90 है, तो ये हो जाएगा cos 90। अब चूंकि बच्चों cos 90 की वैल्यू क्या होती है अपनी, 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एफ ए सी की वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गई पूरी की पूरी, तो अंडर रूट में हो गया ये एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए, सपोज कर लीजिए एफ ए इज इक्वल टू एफ सी है, और इसको हम मान लिए x, ताकि वैल्यू लिखने में छोटा हो जाए, तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट में हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 2x, क्योंकि स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो x क्या आ जाएगा अपना, बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा रूट 2x। अब एफ ए सी की जो वैल्यू होगी बच्चों, जो एफ ए और एफ सी के बीच का जो रिजल्टेंट है वो एफ ए सी से हमने रिप्रेजेंट किया है, और एफ ए और एफ सी की वैल्यू x के इक्वल है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगी रूट 2 इंटू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया बच्चों थर्ड। अब हम इधर देख लेते हैं बच्चों, आप राइट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर एफ डी की वैल्यू क्या होगी, एफ डी की वैल्यू भी कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे, तो बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ये a है और ये a है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट 2a, तो ये अपनी वैल्यू आ गई रूट 2a। बीच की जो डिस्टेंस हो गई d और b के बीच की जो डिस्टेंस है रूट 2a हो जाएगी। अब यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम से हम लोग फोर्स निकालेंगे, तो क्या आएगा 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन बीच की डिस्टेंस है रूट 2a, तो ये हो जाएगा रूट 2a का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी एफ डी की 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन, अब रूट 2 का स्क्वायर क्या कराएंगे तो 2 हो जाएगी, और ये a स्क्वायर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अपना 4। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आता है बी बिंदु पर परिणामी बल, हैंस
रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी, क्या हो जाएगा ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू सपोज कर लीजिए आप एफ है, ये दोनों ही वैल्यू जुड़ जाएंगे, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, एफ एस सी और एफ डी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स के लिए इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ एस सी प्लस एफ डी। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगी, एफ एस सी की वैल्यू आप देख रहे हैं √2 1/4πε0, ये हो गया अपना Q²/A² प्लस एफ डी की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q²/2A²। यहां से जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q²/A² कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा √2 + 1/2। ये अपनी बच्चों रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। फिर से ध्यान रखिए क्या क्वेश्चन था अपना, एक स्क्वायर एक वर्ग दे रखा है, इसके ईच कॉर्नर पे चारों कोनों पर जो 4 कॉर्नर्स हैं इस स्क्वायर के उस पे स्मॉल q चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है, समान परिमाण वाले आवेशों को रखा गया है। किसी भी एक चार्ज पर फोर्स हमें निकालनी है, तो चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे किसी पे भी सेम निकलेगा। तो हम बी पॉइंट को कंसिडर किए हैं, तो बी पॉइंट पे जो सी पर सिचुएटेड चार्ज है इसकी वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन इधर एफ सी हो जाएगी। ए पे जो चार्ज सिचुएटेड स्मॉल क्यू इसकी वजह से फोर्स एफ ए हो जाएगी, और डी पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पर इस साइड में एफ डी हो जाएगी। अब एफ ए और एफ सी के बीच का जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री एंगल है, इनकी वजह से जो इनका रिजल्टेंट होगा एफ ए सी काम करेगा एफ डी के डायरेक्शन में। अब एफ ए सी निकाल के एफ डी के साथ ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट होगा। अब एफ ए सी यानी एफ ए और एफ सी की वैल्यू हमने कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट कर लिया था 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। अब यहाँ पर उनसे रिजल्टेंट फोर्स जो एफ ए सी की निकाली √2 × 1/4πε0 Q²/A²। एफ डी की वैल्यू निकालने के लिए बीच की डिस्टेंस निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये ए है ये भी ए है, तो ये डायगोनल जो होगा वो हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, तो अंडर रूट में a² + A² क्या हो जाएगा √2a, और यहाँ से वैल्यूज पुट करके निकाल लिए, दोनों का सम कर देते हैं तो अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए बच्चों अब अपना जो टॉपिक है आज का ये न्यूमेरिकल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए कि बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। आप सपोज कर लीजिए बच्चों ये कोई चार्ज है और इसके अराउंड ऐसी एरिया जिसमें कोई अनदर चार्ज को किसी अन्य आवेश को, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, सपोज कर लीजिए ये कोई आवेश है चार्ज है, और इसके अराउंड एरिया जिसमें किसी अनदर चार्ज को जब हम लेकर आए किसी अन्य आवेश को लेकर आए तो इसके अंदर वो क्या हो फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आप लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित या आप लिख सकते हैं, देखेंगे बच्चों किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं बच्चों, द फील्ड अराउंड a point charge
in which another charge experienced electric force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि सपोज कर लीजिए कोई चार्ज है Q, इसके अराउंड वह एरिया जिसके अंदर किसी अनदर चार्ज को जो हम बच्चों लेकर आते हैं, जैसे मान लो कोई टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश Q0 है, जब इसको अंदर लेके आएंगे तो उस एरिया के अंदर, जैसे एरिया हो गई इसके अराउंड, तो इसके अंदर यदि ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी जहां से फोर्स लगना चालू हो जाएगा इसके चारों ओर, वो उसका क्या कहलाएगा, इस चार्ज का, इस पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी किसी चारों ओर, किसी भी आवेश के चारों ओर की वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर क्या लगता है, उसके अंदर विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ द चार्ज पर डिपेंड होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो चलिए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, अब हम ये कंसेप्ट समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए अपने टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि क्या होती है बच्चों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मेट में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कंसीडर करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बच्चों हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई चार्ज है Q और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो सपोज कर लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो इसके अंदर किसी अनदर पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 को लेकर आते हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यदि इसकी वैल्यू +1 कूलाम हो जाए तो इस पे जितना फोर्स लगेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। यानी the electrostatic force at per unit positive charge in electric field is known as electric field intensity। तो चलिए बच्चों राइट डाउन कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। the electrostatic force at per unit positive charge in electric field is known as electric field intensity। It is denoted by वेक्टर E। अब बच्चों हिंदी मीडियम में इसी डेफिनेशन को हम राइट डाउन कर लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो
तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि किसी भी जैसे कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इसके अंदर किसी +1 कूलम्ब चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश को लाते हैं तो इस पर बल लगता है, उस पर यानी +1 कूलम्ब चार्ज पे जो बल लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन पर्टिकुलर केस, किसी विशेष स्थिति में जिसमें जो चार्ज अनदर चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या ले ली जाती है, 1 कूलम्ब ले ली जाती है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बच्चों हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो जो E की वैल्यू होगा बच्चों, फोर्स यदि F है तो पर यूनिट चार्ज पर लग रहा है तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0 हो जाएगा। यहां से हम बात करेंगे बच्चों यूनिट, मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगी बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम्ब होती है, तो न्यूटन पर कूलम्ब। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं, तो न्यूटन का क्या होता है, m1 l1 t-2, और कूलम्ब का क्या होता है बच्चों, a1 t1 होता है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t-3 a-1 हो जाएगा, और इसकी जो बच्चों क्वांटिटी होगी, इसकी जो राशि होगी बच्चों वो सदिश होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी, वेक्टर होगी। तो आप लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F अपॉन Q0, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, m1 l1 t-3 a-1, और क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, सदिश, यानी कि राशि जो होती है सदिश होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था उस पर एक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों यही समाप्त करता हूं, फिर अगले पार्ट में आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।